सभी को नमस्कार। और आज जो टॉपिक है वो है हिंदी लिटरेचर पे। काफ़ी यार डिमांड भी हो रही थी कि हिंदी लिटरेचर पे कुछ टॉपिक के हम कैसे नोट मेकिंग करें, कैसे किस सोर्स से पढ़ें। थोड़ा डायलेमा चल भी रहा था और आज सर ने मुझे बोला कि थोड़ा हिंदी लिटरेचर पे बात कर लेते हैं हम। तो उसी को लेके मैं थोड़ा इसका परफॉर्मा मैंने बनाया है और जिस तरीके से मैंने नोट मेकिंग की है, क्या सोर्स मैंने फॉलो किए थे, उन्हीं को मैं डिस्कस करूँगा। स्टार्ट करने से पहले मैं ये एक बात बोलना आपको चाहूँगा कि मैंने जो किया है सिर्फ मैं वही बताऊँगा। आपको अदर चीज़ें नहीं बताऊँगा कि आपको ये कर लेनी चाहिए, ये कर ले। मेरी तरफ से कोई सजेशन नहीं होगा। जो किया है वो एज इट इज़ जो है मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने कुछ किया नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम हिंदी लिटरेचर में कि ऑप्शनल चूज़ क्या करें। तो देखो, हिंदी माध्यम में तो हिंदी लिटरेचर ही अभी तक तो टॉप पे चल रहा है। काफ़ी बच्चे लेते भी हैं कि हिस्ट्री ले लें, PSIR ले सकते हैं, दे कैन ऑप्ट। बट मुझे लगता है कि जो एवरेज मार्क्स अगर आप कम मेहनत में लाना चाहते हो तो हिंदी लिटरेचर अभी इस टाइम थोड़ा सही चल रहा है। मेरे भी 12th में PCM रहा, फिर BA में मैंने इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री और पॉलिटी से किया। बट मैंने जब देखा कि यार मार्क्स किस में अच्छे आ रहे हैं, मैं किसको थोड़ा सा पढ़ के कवर अप कर सकता हूँ, तो मुझे हिंदी लिटरेचर थोड़ा बेनिफिशियल लगा और उसी के बेसिस पे मैंने हिंदी लिटरेचर लिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे अच्छे मार्क्स आ गए और मुझे इसने 551 रैंक के साथ IPS बना दिया, ठीक है। तो आज अपन हिंदी लिटरेचर की बात कर रहे हैं पूरे इस जितना भी ये वीडियो बनेगा उसमें। तो सबसे पहले देखो, जब भी अपन किसी ऑप्शनल को या जिस सब्जेक्ट को भी हम पढ़ते हैं तो सिलेबस सामने आता है। फिर सोर्स कि कहाँ से हम पढ़ें उसको, भाई सिलेबस लेके सोर्स देखते हैं कि क्या क्या कहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब सोर्स पढ़ लेते हैं तो वहाँ नोट मेकिंग काम आता है। देखो, नोट मेकिंग इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आपको रिवीजन मल्टीपल टाइम करना है और अगर हम बुक से ही मेंस का रिवीजन करें तो काफ़ी लेंदी हो जाता है प्रोसेस। तो उस प्रोसेस को थोड़ा छोटा करने के लिए हम नोट मेकिंग करते हैं। मैं मेरे नोट्स की कुछ कॉपीज़ जो हैं, जो मैंने आज PDF बनाई है, वो भी शेयर करूंगा कि मैं नोट मेकिंग कैसे करता था हिंदी लिटरेचर में, ठीक है। उसके बाद मैं रिवीजन बताऊंगा कितने बार रिवीजन हमको करना चाहिए। देखो, रिवीजन की कोई लिमिट तो होती है नहीं कि कितने बार करें, बट एटलीस्ट इतने रिवीजन होने चाहिए कि हमें याद रहे, ठीक है। मैं PIQ के साथ आपको एग्जाम्पल दूंगा कि हर साल कितने क्वेश्चन रिपीट ही हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात हिंदी में यही है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लगभग क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो क्यों ना हम उन्हीं की तर्ज पे अपने नोट बना के पास हो जाए, और मैंने उसी तर्ज पे बनाया। आई विल गिव यू द सम ग्लांसेस ऑफ माय नोट्स ऑल्सो, ताकि यू कैन टेक और उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स बना सको। तो चलते हैं पहले सिलेबस की तरफ कि सिलेबस क्या होता है। बस ऑफिशियल है जो UPSC ने दे रखा है। तो आप सिलेबस को देखो ये पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट में 10 टॉपिक दे रखे हैं भाषा खंड में, ठीक है। 10 टॉपिक या क्या बोलते हैं 11 टॉपिक दे रखे हैं भाषा खंड में, और इसके अगला जो भाग 6 है उसमें लगभग ये टॉपिक दे रखे हैं जो कवर अप करते हैं पेपर सेकंड को। मैं बोलता हूँ कि अगर पेपर फर्स्ट अच्छे से कर लेते हैं, पेपर फर्स्ट का सेकंड पार्ट अच्छे से हो जाता है, तो आपका पेपर 2 लगभग क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से पेपर फर्स्ट के भाषा खंड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और कहा भी जाता है कि अगर आपके पास पेपर फर्स्ट में आपको क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं तो भाषा खंड से करने चाहिए। क्यों? क्योंकि एकदम मैथमेटिकल फॉर्म में चलता है, याद है तो है, एकदम एज इट इज उतार भी दो। तो मैं क्या करता था, भाषा खंड से ज़्यादा करने की कोशिश करता था। पहले सिलेबस समझ लो कि ये टॉपिक है, अवहट, अपभ्रंश, प्रारंभिक हिंदी से ये पूरा दे रखा है। अब मैं देखो एक एक करके पढ़ाऊंगा नहीं आपको, बस बता दिया है मैंने कि सिलेबस ये है। पहले सिलेबस अपने हाथ में रखना है। GS में और ऑप्शनल में सबसे बड़ी बात है सिलेबस हाथ में रखना है। एक PDF निकलवा लो, इसका 1 पेज का आता है, ये तो 2 पेज में दे रखा है दृष्टि वालों ने, तो 1 पेज में बना रखा है पूरा सिलेबस। वो हाथ में रखो, हमेशा पॉइंट देख के उस तरीके से नोट्स बनाने। अब मैं कैसे मैंने नोट्स बनाए तो वो बताऊंगा, ठीक है। तो ये सिलेबस है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दे रखा है। अगर आपने ऑप्शन लिया है तो आपको यू मस्ट बी नो अबाउट इट, कि पता होगा ही। तो मैं बस इसका पर्पस यही था कि आपको थोड़ा दिखा दूं। अब मैं दूसरे स्टेज पर चलता हूँ। दूसरा स्टेज यही है कि हम पढ़े कहाँ से। देखो, मार्केट में कई सारे पढ़ा रहे हैं हिंदी लिटरेचर, कई सारे सोर्सेज पढ़ा रहे हैं, बट मैंने जो पढ़ाई की थी वो एक ही सोर्सेज था भाई, वो था दृष्टि IAS के विकास दिव्य कीर्ति सर। मुझे उनसे अभी तक बेस्ट मिला ही नहीं और बेस्ट मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मैंने किसी और को पढ़ा भी नहीं है, ठीक है। और जिस तरह की एक्सपर्टीज़ उनकी है, मुझे नहीं लगता कि उतनी एक्सपर्टीज़ के साथ या जितनी नोट मेकिंग उन्होंने अच्छे से करवा रखी है उतनी किसी ने की होगी। हो सकता है, मे बी आई मे बी रॉन्ग,
बट मैंने जो फॉलो किया है वो केवल विकास दिव्यकीर्ति सर के नोट्स फॉलो किए हैं। तो अपनी सेकंड बात यही आ जाती है कि पहले सिलेबस देख ही लिया, उसके बाद हम सोर्सेस क्या रखें। ठीक है, सोर्स ही है केवल, वो सोर्स वही है विकास दिव्यकीर्ति सर। देखो यार, अभी तक मैंने तो जब सोचा था कि मेरे को हिंदी लिटरेचर लेना है तो मेरे तो दिमाग में यही आया, क्योंकि पता भी मुझे इतना ही था कि विकास सर पढ़ाते हैं। तो मैंने इनकी जो वीडियोज़ हैं वो काफ़ी जगह अवेलेबल भी हैं और ऑफिशियल भी मिलती हैं, आप कहीं से भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने तो जहाँ से अवेलेबल थी वहाँ से ले ली थी, और ये लगभग 157 वीडियोज़ आती हैं। 157 वीडियोज़ आप जब स्टार्ट करते हो तो उनके साथ 5 या 6 के आसपास नोट्स आते हैं इनके, आपको बाहर से मिल जाएंगे। आप अगर ऑफिशियल ख़रीदना चाहते हो तो ऑफिशियल मिल जाता है। ठीक है, तो बाहर से मैंने 5 नोट्स जो बुकलेट आती हैं इनकी 5 के आसपास बुकलेट्स होती हैं, सेम जो सर पढ़ा रहे हैं वो ही उन बुकलेट्स में लिखा होता है। तो अपने को क्या करना है, सर जैसे पढ़ा रहे हैं, जो वीडियो चल रही है, बुकलेट हाथ में रखनी है और उस बुकलेट में वही टॉपिक खोलना है जो सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो अपनी वीडियो में पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे कर करके आप वीडियोज़ ख़त्म कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि वो 2-2.5 महीने में ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर आप डेडिकेटली ऑप्शनल को देना चाहते हो तो 2-2.5 महीने में ख़त्म हो जाता है। आप 2 या 2.5 वीडियो प्रतिदिन देख सकते हो मेरे हिसाब से। मैंने ये किया था, मैंने आपको बोला भी है, कोई सजेशन दूंगा नहीं, सिर्फ मैं वही बात करूंगा जो मैंने किया है। तो मैं लगभग 3 वीडियो डेली की देखता था। मैंने जब ऑप्शन पढ़ाता था मैं जीएस नहीं पढ़ता था, क्योंकि मेरा विश्वास था कि मेरे को एक बार ऑप्शन अच्छे से कवर अप कर लेना है, उसके बाद मैं जीएस पे आराम से ध्यान दे लूँगा। तो मैं लगभग 3 वीडियोज़ देखता था दिन की। ठीक है, 3 वीडियोज़ देखता था और लगभग, क्योंकि 157 वीडियोज़ थी, तो 2-2.5 महीने में मेरा ख़त्म हो गया था ऑप्शनल। वीडियोज़ पे ही मैंने देखी है, कभी क्लास में गया नहीं हूँ मैं किसी के। तो इस हिसाब से आपको अगर करोगे, आपको स्टार्टिंग में कोई नोट मेकिंग नहीं करनी है, सिर्फ वीडियो देखनी है और नोट्स को पढ़ लेना है जितना होता है। ठीक है, ये काम मैंने किया था। ये हो गया आपका सोर्सेस के बारे में कि वीडियो प्लस ये 5 बुकलेट। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ पढ़ने की ज़रूरत होती है। अब सिलेबस में कई जो पेपर सेकंड देखोगे आप, तो उसमें उपन्यास दे रखे हैं, नाटक दे रखे हैं, कहानियाँ दे रखी हैं। जैसे मेरे पास पढ़े, जैसे गोदान है, तो गोदान की ऐसी बुकलेट आती है। तो ऐसी बुकलेट इसलिए खरीदनी जरूरी होती है। देखो, ये 5 बुकलेट तो नोट्स हैं, इसके बाद ये आती हैं जो ऑफिशियल बुक होती हैं, जो यूपीएससी ने दे रखी है गोदान। ये बुकलेट पढ़ने की जरूरत यार इसलिए पड़ती है क्योंकि आपके पेपर सेकंड में आती है व्याख्या। और व्याख्या क्या होता है कि जैसे ये दे रखा है इसने कि कुछ बोल रखा है प्रेमचंद जी ने, तो कहीं से भी 2 या 3 लाइन उठ के आ जाती है और आपको बोलते हैं कि सहप्रसंग व्याख्या करो। तो तब ये बुक्स काम पढ़ने के लिए ज़रूरी हो जाती है कि इन बुक में तो व्याख्या ही पहचाने कैसे। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि, क्योंकि दृष्टि आईएएस जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे तो दृष्टि आईएएस एक बुकलेट देता है अपनी पद्य खंड के लिए। वो बुकलेट मोर देन सफिशिएंट होती है। मैंने वो बुकलेट ही पढ़ी थी। तो पद्य खंड के लिए यानी कविताओं की कोई बुक खरीदने की आपको ज़रूरत है नहीं। अब गद्य खंड आता है, यानी जो गद्यांश आते हैं उनके लिए, जैसे दिव्या हुआ, ऐसा हुआ, तो इसको खरीद लो, इसको पढ़ लो। इसमें से फिर क्या करना है, आपको मार्क कर लेना है चीज़ों को कि यार ये व्याख्या के लिए आ सकता है, मार्क कर लिया। तो बार बार जब आप पढ़ोगे तो पूरा उपन्यास पढ़ने की बजाय आप थोड़ा सा उन्हीं पॉइंटों को देख लोगे तो आपको याद रहेगा कि ऐसी बात कहीं ना कहीं दिव्या में बोली हुई है। तो अगर आपको वहाँ व्याख्या में दिखता है तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये बुकलेट्स गद्य खंड वाली आपको बुकलेट खरीद लेनी है, और पद्य खंड के लिए दृष्टि आईएएस ऐसे प्रोवाइड कराता है प्रीलिम्स के बाद में। तो आप प्रीलिम्स कर लो, उसके बाद आराम से वो बुक 250 के पेजेस के आसपास की होती है, आराम से हो जाती है ना। 5-7 दिन में आप उसको पढ़ सकते हो पूरी को। ठीक है, तो स्टार्ट तो हमेशा इनके बारे में नहीं सोचना है, पहले यही करना है कि वीडियो देखो और अपने 5 बुकलेट से क्लियर करो अपना कोर्स। ठीक है, तो ये पहले एक बार वीडियो देख ली और एक बार नोट्स भी पढ़ ली हमने। ये हो गई स्ट्रैटेजी, एक बार पढ़ लिया। फिर वीडियोज़ को तो रख दो साइड में कि भाई वीडियो खत्म हो गई है, दोबारा पढ़ने की देखने की जरूरत है नहीं। अब आती है नोट मेकिंग। ठीक है, नोट मेकिंग। अब देखो, नोट्स पढ़ लिए हमने, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको यूपीएससी मेंस हिंदी माध्यम के आंसर राइटिंग कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा। हमने एक आंसर राइटिंग का कोर्स लॉन्च किया है जिसमें जीएस 1, 2, 3, 4 और ऐसे राइटिंग की हम आंसर राइटिंग करवा रहे हैं। ऑलरेडी हम 50-60 वीडियो यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं। जैसे कि आपको पता है कि मुझे भी जीएस में
मेंस के एग्ज़ाम में 412 मार्क्स, ऐसे में 157 मार्क्स मिले। तो मैंने अपना अनुभव यहाँ पे साझा किया है कि किस प्रकार मेरे भी 3 इंटरव्यू कॉल हुए थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखना जो आंसर राइटिंग का कोर्स है उसमें मैंने बताया कि आपको GS 1 2 3 4 और ऐसे राइटिंग करवाई। इसकी फीस, छोटी सी फीस हमने रखी है लगभग 2000 रुपये के आसपास। इसमें 1000-1200 का जो हैंड रिटन नोट्स है GS 1 2 3 4 के, वो भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो आप इसको चेकआउट जरूर करना, अपने ऐप पे जाना, प्ले स्टोर ऐप स्टोर में देख सकते हो स्टडी विद DJ, या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक आप चेकआउट जरूर करना। और यहाँ पे बहुत सारा और भी कंटेंट आपको। नोट्स पढ़ लिए हमने। अब देखो यार, नोट मेकिंग तभी होती है जब नोट्स को 2-3 बार पढ़ लो। तो वीडियो देख ली, वीडियोज़ के साथ एक बार नोट्स पढ़ लिए, वो 5 बुकलेट वाले, 5 बुकलेट की बात कर रहा हूँ मैं, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ अभी, ये बाद में पढ़े जाते हैं लास्ट में। ये कर लिए, फिर 1-2 बार वापस उन्हीं नोट्स को पढ़ो खुद के स्तर पे। देखो 5 बुकलेट हैं, मैक्सिमम 700-800 पेज से ज़्यादा होंगे नहीं उनमें मैक्सिमम। तो नोट्स यार ऑप्शनल के इतना तो पढ़ ही सकते हो, ऑप्शनल के लिए 500 नंबर का तो वैसे ही है, तो एक नंबर का 1 पेज भी हुआ, तो आप 800 पेज पढ़ने में क्या ही टाइम जाता है। टाइम भी लगे तो भी देना है, क्योंकि ऑप्शनल आपको या तो पास करवाएगा या फेल करवाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया कि 2-3 बार अपने उन नोट्स को पढ़ा खुद के स्तर पे वीडियो देखने के बाद। 2-3 बार पढ़ने के बाद मुझे चीज़ समझ में आने लग गई। एक बात हिंदी में ये बता देता हूँ मैं, क्योंकि पूरा सिलेबस कवर अप हो जाएगा सर, पूरी वीडियोज़ या पूरे जो ख़त्म करवा देंगे, तब भी आपको ये एहसास होगा कि यार कुछ समझ में नहीं आया। ये मेरे साथ हुआ था जब मैंने 157 वीडियो ख़त्म कर ली, उसके बाद मुझे लगा कि यार आता ही नहीं कुछ। तो आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हुआ था। तो मैंने क्या किया कि यार अभी हार नहीं माननी है। देखो UPSC में आ गए तो हार तो किसी स्टेज पे नहीं माननी है। हार मान ली उस दिन आप पहले स्टेज पे आके वापस खड़े हो जाओगे। ये विशियस साइकिल है, जहाँ रुके वहीं से पीछे आके वापस खड़े हो जाओगे जहाँ से स्टार्ट किया। तो मैंने यही किया कि मैं 2-3 बार मैंने वापस पढ़ा उनको, जो नोट्स थे। 2-3 बार पढ़ने के बाद मेरे को चीज़ समझ में आने लग गई। वीडियोस देखने के बाद 2-3 बार पढ़े तो जब बातें समझ में आने लग जाती हैं, अब बातें समझ में आने लग गई तो मिनिमम मेरे को लगता है कि 3 बार तो रिवीजन करना ही चाहिए उन नोट्स का। अब 3 बार रिवीजन कर लिया, उसके बाद में एक PYQ की बुक लेके आया था, PYQ जिसमें ओनली क्वेश्चन ही थे, कोई आंसर नहीं थे। ठीक है, तो मैं तो यार एक कोई बुक आती है वहाँ मुखर्जी नगर या कहीं भी मिल जाती है, वो बुक ले आया था कि आप जाके सिर्फ इतना बोल दो कि जो हिंदी लिटरेचर उसके PYQ की बुक देना, पेपर वाइज वाली मतलब टॉपिक वाइज नहीं, पेपर वाइज। तो पेपर वाइज बुक ले लो या टॉपिक वाइज भी कई लेते हैं। टॉपिक वाइज का मतलब है कि जैसे टॉपिक दे रखा है ना सिलेबस में, उस टॉपिक के नीचे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वैसे देते हैं। मैं लेके आया था ईयर वाइज की, 2022 का पेपर, 21 का पेपर, ऐसे करके। ठीक है, कोई से भी ला सकते हो आप। अब एक चीज़ आपको बताऊं मैं कि UPSC ऑप्शनल में हमेशा वही पूछता है, बार बार रिवाइज क्या, इनको बार बार रिपीट करता है क्वेश्चंस को। अभी मैं थोड़ा एग्जांपल देके बताऊंगा आपको कि रिपीट कैसे करता है। तो मैंने एक ट्रेंड देखा कि यार पहला टॉपिक था अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी की व्याकरणिक विशेषताएं। तो मैं आपको बोलता हूँ, आप सुनते रहना। देखो दिखाने में तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको बोलता हूँ क्वेश्चन, आप वापस जब आपके पास ऐसा पेपर आ जाए ना, आप खरीद लाओ बुक, तो खुद वापस चेक कर लेना, रीच चेक कर लेना कि UPSC ने 2022 में क्वेश्चन पूछा था अवहट का सामान्य परिचय। अवहट का सामान्य परिचय वही मतलब है कि व्याकरणिक विशेषताएं बताओ। फिर 2022 के अंदर ही एक क्वेश्चन आया था कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। तो देखो 2022 में UPSC ने क्या पूछ लिया, अपभ्रंश और अवहट दोनों को पूछ लिया। ठीक है, तो 2023 में क्या पूछेगा वो, क्योंकि एक ही फिर उसके बाद वो बचता है ऑप्शन, एक ही ऑप्शन बचता है उसके पास। देखो मैं एक बार सिलेबस भी दिखा देता हूं आप लोगों को कि सिलेबस ये अपभ्रंश, अवहट और प्रारंभिक हिंदी की व्याकरणिक विशेषताएं। तो उसने क्या किया कि 2022 में इन पे क्वेश्चन पूछ लिया था। तो मेरे को जब मैंने 2023 वाला पेपर दिया तो मुझे लगा कि यार शायद अब क्वेश्चन आने वाला पुरानी हिंदी पे, और एग्जैक्ट बात हुई 2023 में क्वेश्चन आया पुरानी हिंदी या प्रारंभिक हिंदी की व्याकरणिक विशेषताएं। ये तो हुआ 1-2 साल का के आसपास का। फिर देखो 2021 में क्वेश्चन क्या था, वही वापस रिपीट, अवहट की व्याकरणिक विशेषताएं। 2022 में पूछा था, इसमें पूछ लिया। फिर 2020 का क्वेश्चन देख लो, अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी के व्याकरणिक स्वरूप में प्रमुख अंतर बताइए। यानी दोनों के बीच क्या करवा लिया, अंतर करवा लिया। हर बार क्वेश्चन आ रहा है और क्वेश्चन वही आ रहा है,
कुछ चेंज है ही नहीं। अब अंतर करने वाला है क्योंकि उसकी प्रॉब्लम क्या है ना कि वो एक बार इसकी व्याकरणिक विशेषताएं पूछ ली, एक बार इसकी पूछ ली, एक बार इसकी पूछ ली। अब चौथे साल के लिए तो उसके पास क्वेश्चन ही नहीं बचा, लेकिन देना तो इसी टॉपिक से है। तो वो क्या करता है, इन दोनों में अंतर करवा लेता है, या इन दोनों में अंतर करवा लेता है। अब देखो 2000 ये क्वेश्चन आया था 2020 में, अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी के बीच व्याकरणिक स्वरूप में अंतर कीजिए। तो अब देखो मैंने क्या दिमाग लगाया, जो 2024 वाला पेपर दिया था यूपीएससी वाले ने 2022 में ये पूछ लिया था, 2023 में ये पूछ लिया था। तो मैंने सोचा कि यार ये सारी चीज़ें 22 में पूछ ली, 23 में पूछ ली, अब 24 में क्या पूछेगा। तो मैंने कहा वापस ट्रेंड रिपीट करेगा कि वो अंतर करवाएगा। और 2024 का पेपर उठा के देख लेना, पहला क्वेश्चन यही है कि दोनों के बीच अंतर करवाया उसने, अपभ्रंश और अवहट की व्याकरणिक विशेषताओं के बीच अंतर करवाया। सेम क्वेश्चन जो उसने 2020 में पूछा था वैसा ही क्वेश्चन उसने 2024 में पूछ लिया। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये एक टॉपिक की है, हर टॉपिक में ऐसा ही बात हो रही है। तो मैं इतनी सब टॉपिक का तो एग्जाम्पल दूंगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो ऐसे आप अगर पीवाईक्यू को करोगे तो देखो जनरल क्या चीज़ हो रही है, जनरली अगर नोट मेकिंग आदमी करे तो उसने यूपीएससी वाले ने तो क्वेश्चन यही पूछा हर बार कि अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताएं बताओ, या अवहट की बताओ, या प्रारंभिक हिंदी की बताओ। फिर चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या बनता है कि इनके बीच कंपैरिजन कर लो, तीनों के बीच। 4 ही क्वेश्चन बन रहे हैं पहले टॉपिक से हर बार। अगर इन 4 क्वेश्चन को आप कवर अप कर लो पीवाईक्यू के बेसिस पे भी, तो मुझे नहीं लगता आने वाले सालों में भी क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा। तो मैंने जो नोट मेकिंग की थी वो इस तरीके से की थी, देखो मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। तो देखो मैंने नोट मेकिंग की थी, उसकी कुछ मैं फोटोज आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने पीवाईक्यू के बेसिस पे नोट मेकिंग की थी। आप भी इस तरीके से कर सकते हो। सिंपल सी स्ट्रेटजी है, वीडियोस देखने, वीडियोस के साथ नोट्स पढ़ लेने, नोट्स पढ़ने के बाद 2 या 3 बार इनको रिवाइज कर लेना है, चौथी बार में पीवाईक्यू देख के। भाई मेरे सारे 13 से लेके 23 22 जितने भी थे उनके पीवाईक्यू देखे, उनके बेसिस पे मुझे एक ही ट्रेंड पता लगा कि यार जो पहला टॉपिक है यूपीएससी में सिलेबस ऑप्शनल में अपने हिंदी में, वो अपभ्रंश अवहट और प्रारंभिक हिंदी है, उसमें 4 ही प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उन 4 प्रकार के क्वेश्चन पे 4 नोट बना लो, अपने नोट्स बना लो, उनसे काम हो जाता है मेरे हिसाब से। तो और मेरा हर बार हुआ है, तो देख लो कि मैंने क्या किया कि देखो नोट्स बना लिए। उन नोट्स जो 5 बुकलेट थी ना उनमें से ये नोट्स हैं, क्योंकि आपको लास्ट में रैपिड रिवीजन के लिए यही चीज़ें काम आती हैं। तो देखो मैंने पहला ही लिखा कि अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताएं, है ना, ये लिख लिया क्वेश्चन फॉर्मेट में ही। तो देखो मैंने सारा बना रखा कि मेरे स्टार्ट किससे करूंगा कि डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक हिंदी भाषा के विकास में अपभ्रंश के योगदान से, ऐसा मैंने कुछ बना लिया कि मैं ये बात लिख के आऊँगा। अब मैंने इसको इतनी बार रिवाइज किया क्योंकि मेरे पास छोटे नोट्स थे कि मैं हर बार कितने बार क्वेश्चन पूछ लो मैं यही लिख के आता था रिवीजन में, कि जब भी पेपर होता था तो ये लिख के आता डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक हिंदी भाषा के विकास में अपभ्रंश के। तो देखो मैंने क्या किया, अलग कि नाम आ गया किसी का, बोलते हैं किसी लेखक का नाम और पुस्तक का नाम आए तो थोड़ा क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। तो इससे स्टार्ट करता था मैं क्वेश्चन को, इतना लिख दिया। फिर दूसरा उसने क्या कि व्याकरणिक विशेषताएं बताओ। तो व्याकरणिक विशेषताओं में क्या है, व्याकरणिक विशेषताओं में क्या है, सीधा आ गया व्याकरणिक विशेषताओं। मैंने बता दिया कि संज्ञा, कारक, वचन, लिंग के आधार पे मैं बात करूंगा, और इनको लिखना मैंने शुरू कर दिया कि भाई संज्ञा और कारक में क्या है, निर्विभक्ति प्रयोग है, विभक्ति का, ये सारे क्या है, मैंने एग्जाम्पल देना शुरू कर दिया। ये बीच में रेड पेन से लिखे हैं मैंने, कुछ क्या किए उसमें एड ऑन किए थे, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल लिख लिए। इस तरीके से देखो कि मैंने पहले फॉर्मेट बना लिया मेरा, इस संज्ञा के बारे में बताऊंगा, कारक के बारे में, वचन के, लिंग के, विशेषण के। तो इस तरीके से मैंने एक एक को लेके सबके बता दिए। अब ये नोट्स आपको समझ में नहीं आएंगे और मैं इनको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें होता है ना कि किसी के नोट्स से पढ़ने की ज़्यादा आदत हो जाती है, तो अपनी मेहनत करनी है, खुद के हिसाब से नोट्स बनाने। मैंने भी खुद की मेहनत से नोट्स बनाए थे, तभी वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। फ्री का नहीं खाना है, अपनी मेहनत करके खानी है, ठीक है। तो यही थे, मैंने इसके तरह नोट्स बना लिए, हर बार में यही एग्जाम्पल देता था, मेरे पास सिर्फ फिक्स लिखा हुआ था, सारे इसी तरीके से किए मैंने। 7-8 पॉइंट में मैंने जितने भी मैंने पॉइंट लिखे थे सबके एग्जाम्पल, ये सारी बातें उन 5 बुकलेट में लिखी हुई हैं, सभी पढ़ाएंगे और उसके बाद ये लिखी हुई है। बट मैंने क्या किया कि पीवाईक्यू के आधार पे इनके आंसर लिख लिए, मॉडल आंसर टाइप है ये सारा मॉडल आंसर है, मैं इतना ही लिख के आता था। फिर देखो 23 में क्वेश्चन आया था ना, अपभ्रंश का योगदान, ये 23 का क्वेश्चन। देखो मैं हर बार में क्वेश्चन लिख लेता हूँ उसके सामने कि क्वेश्चन था ये, ठीक है। 22 वाला क्वेश्चन, तो इसमें भी सेम टू सेम मैंने वही बात लिख दी कि वॉल्यूम के स्तर पे मैंने कुछ लिख लिया। ये सारा फॉर्मेट मैंने वापस बोल रहा हूँ 5 बुकलेट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो उन्हीं के आधार पे मैंने नोट मेकिंग की है सारी, योगदान में बता दिया मैंने। इस तरीके से मैंने सारी फॉर्मेटिंग कर ली थी। अब देखो आपके ये समझ में नहीं आएंगी बातें,
अभी अगर स्टार्ट कर रहे हो तो, बट धीरे धीरे पढ़ोगे तो सारे रट जाएंगे। मैं भी बहुत नया था उस चीज़ में कि बहुत टफ चीज़ें होंगी, इतने एग्जाम्पल कैसे याद करेंगे, बट मैंने जब इनको रिवाइज किया ना मल्टीपल 10-15 बार, जब छोटे नोट्स बन गए तो मैं 10-15 बार रिवाइज कर दिए थे मैंने इनको, तो एकदम ऐसा ना दिमाग में बैठ जाते हैं कि क्वेश्चन आते ही 7 मिनट में तो पूरा आंसर 2 पेज का लिख देता था। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा बताने का पर्पस ये है कि नोट्स ऐसे बनते हैं आपके, नोट मेकिंग जो पूछ रहे थे ना बंदे की कैसे करना है, तो देखो मैंने सोर्स बता दिया विकास सर वीडियोज़ का, फिर उनकी 5 बुकलेट, और उन बुकलेट का रिवीजन करने के बाद ये नोट्स। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जो मैंने की है। ठीक है, तो इस तरीके से नोट्स बनाए थे भाइयों मैंने सारे। कुछ एग्जाम्पल मेरे को याद आते थे कि यार मैं इन एग्जाम्पल को और ऊपर लिख दूंगा, तो मैंने ये बाद के हैं जो मेरे को जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, बार बार रिवाइज करता गया, तो इसमें कि मैं ऐसे नोट्स या ऐसे जो कोटेशन है वो मैं अपने आंसर में लगा दूंगा, तो और भी 4 चांद लग जाएंगे। देखो ब्लैक पेन से यूज कर करके हम वो कोटेशन लिखते हैं ना, वो यही है। मैंने यहाँ रेड पेन से, क्योंकि ये नोट्स है, कुछ किसी से भी लिखो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, ऐसे ही मैंने देखो परवर्ती अपभ्रंश अवहट, जो मेरी नोट्स देखोगे आप वैसे ही हैं जैसे सिलेबस दे रखा है यूपीएससी ने। पहले अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताएं, और एक क्वेश्चन यूपीएससी ने क्या पूछा कि अपभ्रंश का योगदान, तो दोनों के बना लिए। तो मैंने क्या किया, सिंपल सी बात है, केवल पीवाईक्यू देख के पीवाईक्यू के आंसर लिख लिए। बेस्ट आंसर, मॉडल आंसर मेरी तरफ से सब कुछ ऐड ऑन करके और उन्हीं को रट लिया है। ठीक है, तो यही अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताएं, ये मैंने देखो चिपका रखे हैं बीच बीच में, क्योंकि मेरे को कुछ ऐड ऑन करना होता था, तो ये आते नहीं है नोट मेकिंग वाले, उनको चिपका लेता था मैं, नोट पैड वाले। तो ऐसे कर करके मैंने चिपका लिए। अब ये थोड़ा देखो कंजस्टेड हो गया ना, कंजस्टेड इसलिए हो गया क्योंकि मैंने नोट्स में विश्वास करता हूँ कि कम से कम पेज में बने, ताकि एक मेंटली प्रेशर नहीं रहता कि यार 200 पेज के नोट्स नहीं पढ़ने, हमको 50-60 पेज के नोट्स ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो मेरा पूरा भाषाखंड ही 50-60 पेज का है, इससे ज़्यादा का है ही नहीं। ठीक है, 50-60 पेज भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैं छोटी सी ऐसी मेरे पास वो है, क्या बोलते हैं, आती ना एक नोट बुक आती है, उसमें स्पायरल होता है, छोटी सी है, इतनी इस साइज़ की है, इसकी भी वो इतनी सी भरी हुई है, इतने में मेरा भाषाखंड पूरा है, तो उसको मैं 10-15 बार तो रिवाइज कर ही सकता हूँ, क्योंकि वही तो पास करवाने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने नोट मेकिंग की है हर की। इसने अवहट का भी योगदान पूछा था, तो इसको भी मैंने सेम टू सेम लिख दिया। फिर देखो 2024 का क्वेश्चन आया था ना, मैंने लगाया भी था, देखो इंपॉर्टेंट, ये मेरे 2023 का मैं क्वेश्चन एग्जाम दे रहा था, 2023 का देने वाला था एग्जाम, तो उससे पहले मैंने देखो यहाँ इंपॉर्टेंट लगा रखा है, क्योंकि मुझे पता था कि 22 में पूछ चुका है अवहट को और अपभ्रंश को, तो आने वाला तो पुरानी हिंदी है। और 2024-23 का पेपर उठा के देख लेना, सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको, पहला ही क्वेश्चन मिलेगा पेपर फर्स्ट का। ठीक है, तो इस तरीके से यार आप जब नोट मेकिंग करोगे तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा रिवीजन आपको अच्छे से हो जाएंगे, आपको ये जितने भी एग्जाम्पल है ना वो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भाइयों मैंने नोट मेकिंग की है, आप देख लो। अभी ब्रज भाषा की व्याकरणिक विशेषताएं आप देखोगे कि जो आपका सिलेबस है उसमें बोला हुआ है, दूसरा टॉपिक ही है, तो उसकी मैंने लिख ली। ठीक है, मैं थोड़ा एक बार सिलेबस को देख लेता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ, ताकि आपको वो बनी रहे क्रेडिबिलिटी। क्या है, मध्यकाल में ब्रज और अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, तो सर ने वैसे ही करवा रखा है कि साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, तो इसी की तरह अब इसमें यूपीएससी करता क्या है, 1 साल ब्रज देता है, 1 साल अवधि देता है, 1 साल ब्रज देता है, 1 साल अवधि देता है। सिंपल सी स्ट्रैटेजी, हर साल यही है उसकी, क्योंकि है ही नहीं उसके पास कुछ देने को, तो कुछ है ही नहीं, तो इन दोनों पे छोटे छोटे नोट्स बना लो ना, जैसे मैंने बनाए, बस इतना से काम करना है। जैसे मैंने नोट्स बनाए छोटे छोटे बना के रख लो, उनको बार बार रिवाइज करो, आएगा आंसर लिख देंगे सीधा का सीधा। ठीक है, तो उस तरीके से करना है। तो देखो मैंने टॉपिक दिखाया आपको ब्रज भाषा और अवधि का, इसी बेसिस पे देखो मैंने टॉपिक वाइज बना रखे ना, कि पहला जो टॉपिक था अपभ्रंश अवहट और पुरानी हिंदी वाला, वो खत्म हो गया। अब ब्रज भाषा का टॉपिक सेकंड है, तो मैंने ऐसा कैसा बना लिया, मैंने इनको इतनी बार रट लिया ना कि मैं वर्ड भी बराबर लिखता था, कि अगर 18-20 वर्ड में इसका वो लिखा हुआ है इंट्रो, तो उतना ही वहाँ लिखा जाता था। तो इतनी बार ये पावर होता है रिवीजन का, कि आप कितनी बार रिवाइज कर लोगे। रिवाइज तभी होगा, वो 5 बुकलेट से नहीं होगा, 5 बुकलेट तो 700-800 पेज की है। अब मेरे वही काम अगर 50-50 पेज में हो जाए तो फिर रिवीजन बढ़ ही जाता है आपका। तो ऐसे मैंने कर रखे थे, इस तरीके से इसके सेकंड टॉपिक के नोट्स बना लिए और अपना काम हो गया। ठीक है, तो मैं यार इतनी फ़ोटो खींच पाया, देखो मेरा फ़ोन इतना सही है नहीं थी, मैं एकदम क्लियर फ़ोटो, बस मैं आपको ये बताना चाहता था कि नोट मेकिंग ऐसे होती है। आपको ये प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे, नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप केवल इसी के भरोसे रहो। आपको आत्मनिर्भर बनाना है ना,
तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी। जब मेहनत खुद करोगे ना तभी वो नोट समझ में आएंगे, मेरे वाले समझ में आएंगे भी नहीं आप लोगों को। बस मैंने दिखा दिया, ये PDF हम शेयर भी करवा दूंगा सर को बोल के, तो आप और देख लेना कि सर ने ऐसे बनाए थे नोट्स, ठीक है। तो ये था पूरा, एकदम टॉपिक वाइज बनाता हूँ मैं और सारा काम हो जाता है। बस यही है, नोट मेकिंग करते समय टॉपिक लो और PYQ लो और उन्हीं का आंसर लिख लेना, आपका हिंदी लिटरेचर पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड की नोट मेकिंग कैसे होती है, मैंने एग्जांपल देके भी दिखा दिया आपको, ठीक है। फिर अगला क्या होता है, अपन ने देखो अपन ने क्या बात कर ली है, अपन ने बात कर ली है एक तो सोर्स की, बता ही दिया। उसके बाद अपन ने रिवीजन की बात की कि रिवीजन करने के बाद ही नोट मेकिंग करनी है। लेकिन नोट मेकिंग करते टाइम क्या देखना है हमको, PYQ, ठीक है। PYQ देखने हैं भाई, PYQ जान है हर चीज़ की, मैंने प्रीलिम्स में बोला है और मेंस में बोला है और ऑप्शन में बोल रहा हूँ, कुछ मत देखो, यही PYQ जान है। PYQ रिपीट हो रहे हैं हर साल, मैंने आपको एग्जांपल देके बता भी दिया है। आपको थोड़ी शंका हो तो खुद से चेक कर लेना, आपको सेम मिलेंगे, ठीक है। तो ये है कि PYQ देखो और PYQ के अकॉर्डिंग ही नोट मेकिंग कर लो। नोट मेकिंग ऐसे नहीं होती है कि 700 पेज का या 800 पेज के नोट्स हैं तो उनका नोट्स बना रहे हैं, वो बुकलेट है 700-800 पेज की तो उनका 200-300 पेज बना लिया। नोट मेकिंग होती है बहुत छोटी, कि आप मिनिमम पेजेस हों आपके, इसलिए मैंने थोड़ा कंजस्टेड लिख रखा था, ठीक है। तो ये हो गया, आपकी नोट मेकिंग हो गई। अब देखो रिवीजन के नोट मेकिंग होती है, उसके बाद वापस रिवीजन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये वापस वाला रिवीजन तभी होगा जब आप छोटी छोटी नोट मेकिंग कर लोगे। मेरे हिंदी लिटरेचर के पूरे नोट्स होंगे, अगर मैं पेजेस पे काउंट करूँ तो मैक्सिमम 80 पेजेस हैं, मैक्सिमम 80 के आसपास ही होंगे, इतने ही पेजेस हैं, इतने मेरा पूरा हिंदी लिटरेचर है। तो मैंने इस तरीके से किया है तो वो कवर अप हो जाता है, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से करो। अब ये बात हो गई पेपर फर्स्ट की, भाषा खंड की। पेपर सेकंड में भी यही बात होती है। पेपर सेकंड का पेपर फर्स्ट में जो सेकंड पार्ट है ना, उसमें भी सेम चीज़ करनी है, क्वेश्चन देखने। अब देखो मैं 1-2 क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ कि रिपीट कैसे होते हैं पेपर पार्ट सेकंड में भी, ठीक है। जैसे जो आता है ना हिंदी साहित्य इतिहास लेखन, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन पहला टॉपिक है। पहले मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ वापस करके कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन पूछता है UPSC, क्योंकि टॉपिक दे रखा है अपने सिलेबस में, ठीक है। तो इसमें देखो टॉपिक दे रखा है, ये तो भाषागण का मैंने बता ही दिया, सिर्फ सीधा यही करना है, क्या करना है, टॉपिक देखना है, PYQ देखना है, ऐसे छोटी छोटी नोट मेकिंग कर लेनी है, ठीक है। ये तो हो गया इसके बारे में। फिर आता है देखो हिंदी साहित्य का इतिहास, खंड ख चलता है ना इसमें, खंड ख। तो इसमें भी देखो क्या होता है, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये पहला, इसमें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की प्रासंगिकता और साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, ठीक है। तो इसमें नोट्स में क्या दे रखा है, जो बुकलेट्स हैं उसमें 2 नाम दे रखे हैं। एक तो बड़ा नाम किनका है, तो शुक्ल जी ने, आचार्य शुक्ल जी और आचार्य द्विवेदी जी, ठीक है। कभी भी देख लेना UPSC ने सिर्फ इन दोनों बंदों पे पूछा है, कभी शुक्ल जी को दे देगा, कभी आचार्य द्विवेदी जी का दे देगा। अब उनके पास कुछ बचता नहीं है तो कभी पूछ लेता है कि शुक्ल जी के पूर्व क्या किया है, सारी बातें नोट्स में दे रखी है, ठीक है। तो यही करना है, सिर्फ नोट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है इस टॉपिक पे जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस की आप तो सीधे सीधे करना, आंसर राइटिंग कर लेना, वही आपके नोट्स हैं। बेस्ट आंसर राइटिंग कर लेना, चुरा चुरा के जो अपने बुकलेट्स हैं उनमें से छोटा सा बना लेना, वो आपके नोट्स बन जाएंगे, उनको रिवाइज कर लेना। आपका UPSC में मुझे लगता नहीं है कि क्वेश्चन कहीं से बाहर से आता है। 2024 में थोड़ा ट्रेंड चेंज किया है, बट मुझे नहीं लगता कि अपन को अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए, क्योंकि सोर्सेज की कोई कमी नहीं है दुनिया में, बट हम पढ़ें कितना, तो पढ़ने का लिमिटेड रखना है ना अपन को, तो अपन को उन्हीं 5 बुकलेट पे रहना है, उन्हीं वीडियोज़ पे रहना है और अपनी ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, ठीक है। तो ऐसे इसमें भी पूरी नोट मेकिंग हो जाती है। ऐसे सारे टॉपिक को कर लो कि जैसे सिद्ध पे है तो सिद्ध पे एक छोटा सा बना लो कि सिद्ध पे क्या क्वेश्चन पूछा है UPSC ने, नाथ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, राजस्व पे क्या क्वेश्चन पूछा है। तो उन पे छोटा छोटा आधा पेज का बनता है यार, इस पे मैंने तो आधा पेज का बना रखा है, इसमें काम निकल जाता है अपना। अब सिद्ध में क्या आता है, अब देखो इधर आसपास क्या है, चंद्रबरदाई, खुसरो और हेमचंद्र विद्यापति, इन पे भी आधा पेज में बन जाता है सारा टॉपिक कि क्या क्या है। अब इनके देखो
नोट्स जो बुकलेट्स हैं उनमें खूब सारे कोटेशन दे रखे हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि उनमें से एक दो कोटेशन लिख लो और वही चिपका के आनी है एग्जाम में। तो वो कोटेशन आप पे ऊपर है कि कौन कौन सी आपको याद होती है। मैंने तो यही काम किया था कि मुझे चंद बरदाई की कोई कोटेशन छोटी सी याद है तो वो याद कर लेता हूँ, खुसरो की है तो वो याद कर लेता हूँ। खुसरो इसलिए इंपॉर्टेंट है खुसरो क्योंकि खुसरो क्या है उधर ऊपर वाले में भी है, यहाँ भी है, तो खुसरो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसकी 4-5 कोटेशन याद कर लो क्योंकि खुसरो ऊपर भी पूछ लेता है कभी नीचे पूछ लेता है। तो इस तरीके से नोट मेकिंग अगर आप करोगे यहाँ तक हो जाती है। इधर जो है ना नोट मेकिंग, ये पेपर फर्स्ट यहाँ तक है। पेपर फर्स्ट थोड़ा बड़ा होता है लेकिन पेपर फर्स्ट का पार्ट 2 कर लिया ना तो आपका पेपर सेकंड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत कम होता है कि उसमें ऊपर ऊपर की जो क्वेश्चन है उन्हीं को देखने की जरूरत पड़ती है। आपका पेपर सेकंड लगभग कंप्लीट हो जाता है, उसमें इसके व्याख्या खंड देखने को बचता है। ठीक है, व्याख्या खंड और फिर इनको बुक्स को पढ़ना, व्याख्या खंड की बात है, वो बुक्स को पढ़ते इसलिए क्या कि व्याख्या कर सके अच्छे से। तो मैंने बता दिया पद्य के लिए वो है ही, गद्य के लिए ऐसी बुक्स ले आओ खरीद के और इनमें से लगाना शुरू कर दो कि ये सर की बुक्स है तो मैं है नहीं, मेरी बुक्स में मैंने लगा रखा है कि फिर मैं बार बार पढ़ता था तो केवल उन्हीं पॉइंट को पढ़ता था ताकि मेरे दिमाग में रहे कि दिव्या में ऐसी बात बोली हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से होती है नोट मेकिंग का। मैंने बता ही दिया आपको, ये इसमें इतनी किताबें हैं लेकिन इनमें जो मैंने बताया ना आप लोगों को कि ये जो ये वाला पार्ट है इनकी बुक्स लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। दृष्टि वाले अगर वहाँ या बाहर से बुक मिल जाती है उसमें इनकी सबकी व्याख्या कर रखी है अच्छी अच्छी, तो उन्हीं को यूपीएससी बार बार पूछता है, वहाँ पहचान करनी है और व्याख्या कर देनी है। ठीक है, इतना जो नागार्जुन जी तक है। ठीक है, उसके बाद जो ये आती है इनकी बुक ले आना कुछ कुछ की, जैसे कुछ कुछ की लगभग ले आओ क्योंकि यार मज़ा भी आता है इनको पढ़ने में, कहानियों की तरह ही है सारे। तो थोड़ा निबंध में दिक्कत होती है, अदरवाइज समझ में आती है आराम से, थोड़ा अच्छा भी लगता है। जीएस से जब थोड़ा बोर हो जाओ ना तो इन प्रेमचंद जी को पढ़ लो, यशपाल जी को पढ़ लो, सब अच्छे अच्छे अपने अच्छी अच्छी बुक्स दे रखी है। तो इस तरीके से करना है। ये हो गया पार्ट अपना कि कैसे कवर अप करना है, हो गया। अब जब इतनी सारी चीज़ें हो जाएं कि नोट्स भी बना लिए इस तरीके से हो, फिर उनको बार बार रिवाइज करना है, बार बार अपने PYQ क्वेश्चंस को ही देखना है। ठीक है, नोट मेकिंग हो गई, बार बार रिवीजन भी हो गया। अब अगली बात आती है देखो आंसर राइटिंग की। ठीक है, आंसर राइटिंग की आती है कि हमें आंसर राइटिंग कब शुरू करनी चाहिए कब नहीं करनी चाहिए। एक बात बताऊं आप लोगों को, आपने जब नोट मेकिंग की तो PYQ के अकॉर्डिंग की थी? अगर की है तो नोट मेकिंग मैंने की है तो मेरे सारे आंसर मैंने PYQ के तो सारे आंसर लिख ही दिए मेरे नोट्स में और वही क्वेश्चन आने हैं। तो मतलब मैं अगर नोट्स पढ़ रहा हूँ तो मैं आंसर राइटिंग ही कर रहा हूँ। ठीक है, और उन्हीं को मुझे बार बार लिखना है। तो यही है, मैं यही करता था काम कि मैंने कर लिया, फिर प्रीलिम्स पास हो गया। फिर प्रीलिम्स और मेंस के बीच वाला जो टाइम था मैंने तो भाई हिंदी लिटरेचर की उस टाइम पे ही आंसर राइटिंग की है क्योंकि मेरे नोट्स PYQ की तरह और आंसर राइटिंग की तरह ही है। तो मेरे को सिर्फ दिक्कत कहीं नहीं आती थी, मैं रिवाइज करता था। और प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो 3 महीने है ना, लगभग 102 दिन ऐसे मिलते हैं, अब तो थोड़ा कम मिलने लग गया, 3 महीने वाला। तो इस महीने में 3 महीने में दम लगा के 8-10 पेज पेपर लिख दिए हिंदी के तो मोर देन सफिशिएंट होते हैं मेरे हिसाब से। तो इतने लिख लेते हैं, वो अपने नोट्स हैं तो वो बार बार रिवाइज हो ही रहे हैं, वही तो आंसर है, उनको बार बार यहाँ पे लिख देना है, अपनी आंसर राइटिंग हो गई। पहले आंसर राइटिंग करना इससे ज़्यादा आता है कि अपने नोट मेकिंग में ही वो आंसर राइटिंग हो जाएगी PYQ को देख देख के। ठीक है, तो वो मेरी ये स्ट्रेटेजी रही है कि मैं इसके बीच वाले टाइम पे आंसर राइटिंग कर लेता था। ये दृष्टि IAS जो अस्मिता प्रोग्राम चलाता है इसमें लगभग वो हिंदी पे खूब अच्छा करवाते हैं, तो उस टाइम पे वो कर लो, मैंने तो उसी में किया है। तो काफ़ी अच्छा हो गया था मेरा लेवल और आंसर भी काफ़ी अच्छे से लिखे जा रहे थे। ठीक है, तो ये आंसर राइटिंग यार मेरा तो इतना ही है, ज़्यादा इतना देना नहीं है। नोट मेकिंग है वो बार बार रिवाइज करता था और जब वो प्रीलिम्स होने के बाद जो 3 महीने का टाइम है उसमें फुल जोर लगाता था आंसर लिखने के लिए। वो पेपर देते हैं पूरा 3 घंटे में बैठ के करना होता है, पहले पेपर में जोर आता है, दूसरे पेपर में जोर आता है, तीसरे में जोर आता है, लेकिन वो फिर हैबिचुअल हो जाते हैं ना हम, तो फिर आराम से आगे चल के लिखते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा अपना आंसर राइटिंग भी हो गई, रिविजन भी हो गए, लगभग काम हो गया कंप्लीट। अब थोड़ा व्याख्या पे कर लेते हैं क्योंकि ये पार्ट भी बचता है व्याख्या वाला। तो देखो व्याख्या में एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट पहचानना जब आ गया तो फॉर्मेट ही काम आता है। जैसे सप्रसंग व्याख्या होती है तो पहले लिखते हैं संदर्भ कि कहाँ से है, कहाँ से। तो जैसे मैंने लिख दिया कि उपरोक्त पंक्तियाँ
या उपरोक्त पद्यांश कहाँ से, कबीर की कबीर ग्रंथावली से है, या उसमें भी कई हैं, गुरु को अंग, ये सारी हैं, उसमें कई सारी हैं। ठीक है, तो संदर्भ बता दिया मैंने, आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ केवल। ठीक है, ये बता दिया। उसके बाद आता है प्रसंग। ऐसे ब्लैक पेन से लिखना होता है, ब्लैक पेन से लिखोगे तो थोड़ा अलग से दिख जाता है कि प्रसंग यानी उस लाइन में किस चीज़ की बात हो रही है उसको बोलते हैं प्रसंग। ये लिखनी होती है कि यहाँ कबीरदास जी इसके बारे में बोल रहे हैं, यहाँ प्रेमचंद जी इस बात के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर आती है व्याख्या। व्याख्या बस वही है कि भाई पद्यांश में उन 2 पंक्तियां 3 पंक्तियों की वो कर दो, व्याख्या कर दो, और गद्यांश में उस लाइनों में क्या बोला हुआ है वापस वही है कि वो बात बोल दो। ये 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद लिखते हैं विशेष। आजकल ये दौर चल रहा है थोड़ा कि विशेष लिखते हैं। विशेष में क्या है कि इस जो टॉपिक दे रखा है या जो लाइनें दी थी इसने, इनमें क्या विशेष बात है वो लिखनी होती है। तो एक पक्ष होता है कला पक्ष, या पहले लिख दो भाव पक्ष। भाव पक्ष का मतलब है कि इसमें कौन कौन सी फिलोसफी काम आ रही है। जैसे कबीर है तो कबीर जी क्या करते हैं, गुरु को अंग में क्या गुरु के महत्व को बताया गया है, तो वही है कि गुरु के महत्व की इसमें चर्चा की गई है। और कबीर जी आज की शिक्षा जगत की जो शिक्षा जगत में गुरु के महत्व है उससे कंपैरिजन के लिए काम आ सकते हैं। ऐसे भाव पक्ष होता है। कला पक्ष क्या होता है, कला पक्ष को क्या बोलते हैं कि इसमें क्या क्या जो होता है ना, कला यानी क्या क्या ग्रामेटिकली और क्या बोलते हैं इसको, साहित्यिक जो युक्तियाँ होती हैं क्या क्या प्रयोग किए गए हैं। तो कला पक्ष में यही है कि इसमें भाषा सदुकड़ी या जो भी आपको जैसा भी आता है कि भाषा यही यूज की गई है, अलंकार ये है इन पंक्तियों में, और इसमें रस ये है, और क्या बोलते हैं अपना रस होता है, अलंकार होता है, गुण ये होता है। ये सारी बातें अपन को लिख देनी है, पहले से तैयार रहती हैं सारी चीज़ें। आप जब मेंस वाला जो 3 महीने में सारी चीज़ें अपने आप ही आने लग जाती हैं। आप पहले इतना लोड लेना नहीं है, बस मेरे को याद आया तो मैंने आपको ये खंड बता दिया। विशेष में कला और भाव पक्ष लिख दोगे, उसके बाद भी अगर पेज ना भरे तो प्रासंगिकता लिख दो लास्ट में। प्रासंगिकता में यही है, जैसे मैंने बोला ना कबीर के अगर गुरु को अंग से आया है तो यही बताएंगे कि आज के शिक्षा जगत में कैसे गुरु एक क्या बोलते हैं पहले के हिसाब से आजकल कितना व्यापार या फिर उसको आर्थिक दृष्टिकोण को अपनाने लग गया है, उसकी कबीर निंदा करते हैं। इस तरीके से कुछ प्रासंगिकता बता देनी है। ठीक है, तो वो होती है उन पंक्तियों की कि आज कैसे प्रासंगिक है ये पंक्तियाँ। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मेट होता है भाइयों व्याख्या का। अब मैं पूरी इसमें डिटेल तो बता नहीं सकता क्योंकि अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो मैंने आपको बता दिया, सोर्स बता दिए हिंदी लिटरेचर के, आपको रिवीजन की टेक्निक बता दी है, आपको नोट्स मेकिंग कैसे करनी है वो बता दी है, आपको PYQ को लेके नोट मेकिंग कैसे करनी है मैंने अपने एग्जाम्पल देके बता दिए। और व्याख्या खंड जो है कि व्याख्या में कैसे करते हैं, व्याख्या मैंने बता दिया। पद्यांश के लिए कोई व्याख्या लेनी नहीं है, वो दृष्टिया इसकी बुक आती है उसमें कवर अप हो जाता है। और देखो व्याख्या को पहले दिल से लगाना भी नहीं है। व्याख्या को जो 3 महीने वाला या 2 महीने वाला टाइम मिलता है ना प्रीलिम्स पास करने के बाद, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आंसर राइटिंग भी उसी पीरियड में हो जाती है। 12-15 पेपर लिख लोगे तो आपके एकदम हाई नोट पे चले जाओगे कि आंसर राइटिंग बहुत हो गई, अच्छी हो गई हिंदी लिटरेचर की। बट शर्त यही है कि आपके नोट्स आंसर राइटिंग की तरह ही होने चाहिए, जैसे मैंने बना रखे हैं ना, टॉपिक वाइज और PYQ वाइज। ठीक है, तो यार मेरी तरफ से तो मुझे लगता है कि आंसर ये हिंदी लिटरेचर का मैंने इतना ही किया था। और आप अगर इतना भी कर लोगे है ना, और इतना ही होता है, काम निकालने पे ध्यान दो, जितना हो जाए काम निकल जाए अपना। और मैं तो अच्छे मार्क्स इतने दिए भी, हिंदी लिटरेचर ने पास करवाया भी है। तो आप भी इसी तरीके से अगर करोगे तो मुझे विश्वास है कि इसमें अच्छे मार्क्स आते भी हैं, अच्छा सब्जेक्ट रहा भी है। तो होप यू गेट द गुड ग्लांसेस फ्रॉम माई ऑल दीज, जो भी मैंने बोला है उससे। और आगे अगर कुछ भी डाउट्स हो आप सर से पूछिए, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं डायरेक्टली तो इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, उस पर आप हम पिंग कर देंगे, उस पर भी आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। बट जेन्युइनली डाउट पूछना, फालतू की बातें नहीं करनी है। यदि डाउट पूछना है आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू बैक टू यू, है ना। तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और कॉन्फिडेंट रखिए, हिंदी मीडियम वाले वैसे थोड़ा कॉन्फिडेंट कम रहता है तो उसको रखिए। और तो बाकी तो हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।